हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। In the last video we have already discussed what we have discussed. We have discussed behavior of electric dipole in uniform electric field कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले जाते हो, परमानेंट डाइपोल को, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, राइट। हमने देखा था उस पर टॉर्क लगता है, राइट, और नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता, रोटेशनल मोशन होता है। और कब तक होता है? जब तक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो जाता। फिर हमने उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था, राइट। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, जाओ देखो, देखी है अच्छी बात है, और अगर पहले से ही आता है तो और भी अच्छी बात है। तो आते हैं मुद्दे पर, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है बच्चा लोग? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर जगह अलग अलग हो, अलग पॉइंट पर अलग वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम उसको कैसे इक्वली स्पेस्ड लाइंस से दिखाते हैं, राइट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, या ऐसे या ऐसे, कैसे भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये नहीं, इन सब से। तो समझ में तो आ गया कि हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। एक पॉइंट पर अलग वैल्यू है, इस पॉइंट पर अलग वैल्यू है, इस पॉइंट पर अलग वैल्यू है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जहां में, मतलब उस पूरे रीजन में जहां पर वो फील्ड लग रही है, उस पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट उठा लो, उस हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म। और अगर अलग अलग पॉइंट पर वैल्यूज अलग अलग हैं तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? अब अपन पहले एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो सपोज अपन ने ऐसा वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया। आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां दूर दूर बना रहे हो आप, राइट, यहां गैप्स ज्यादा है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? वीक है। ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? स्ट्रांग है, ठीक है। लाइंस पास पास होंगी, क्राउडेड होंगी, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और जहां पर लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होता है वो होता है हमारा वीकर रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? पक्का? तो मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं क्या? यहां है मेरा वीकर रीजन, ये है मेरा स्ट्रॉन्गर रीजन, ठीक है। ये वाला पूरा रीजन वीकर है। यहां से जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने डायरेक्शन भी ऐसा बनाया हुआ है, एरो मैंने ऐसा बनाया हुआ है, मतलब ये पूरा रीजन जो है ये पूरा इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। क्लियर है? ये मेरा पूरा पॉजिटिव रीजन है, ये वाला मेरा पूरा नेगेटिव रीजन है। अच्छा, अब इस बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया क्या? हमारा डाइपोल। पूरी बाबा ऐसा ऐसा रखा, चलो डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। पैरेलल नहीं रखा है, राइट। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही डिस्कस किया था कि डाइपोल को पहले हमने ऐसा टेढ़ा रख के ही चेक किया था, उसके बाद पैरेलल वाले केसेस उसी में से बना लिए थे, राइट। तो इसको भी अभी फिलहाल हम ऐसे टेढ़ा ही रखते हैं, स्लैंट ही रखते हैं, एकदम अलाइंड नहीं रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। देखते हैं क्या क्या होगा इस पर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ बच्चा लोग कि यहां पर इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा, ये चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दोनों पर फोर्स लगेगा, है ना। अच्छा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, है ना। F इक्वल्स टू क्यू इंटू सपोज E1, क्यू E1 पहले ही बता दिया मैंने, अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। कल तो बड़ी आसानी से यहाँ भी QE लिख दिया था, यहाँ भी QE लिख दिया था, लेकिन आज ऐसा नहीं लिखना है। QE1 और यहाँ पर लगाएंगे हम F इक्वल्स टू QE2, क्योंकि अलग पॉइंट्स पर यहाँ अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इसलिए यहाँ फोर्स अलग लगेगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग है, इसलिए यहाँ फोर्स अलग लगेगा। ओके, पक्का? अच्छा, तो
कल जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि दोनों फोर्सेस इक्वल लग रहे थे और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी थे, इसलिए नेट फोर्स 0 था, तो कोई ट्रांसलेशनल मोशन नहीं हो रहा था, है ना। यहां पर देखो फोर्सेस तो अभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है ना, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, पर दोनों की वैल्यूज अलग अलग है ना। यहाँ QE1 है, यहाँ QE2 है। तो जब फोर्सेस की वैल्यू अलग अलग है तो ये दोनों कैंसल आउट होकर 0 तो होंगे नहीं, कुछ एक वैल्यू हमको मिलेगी, है ना। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, तो ओवरऑल फोर्स उस डायरेक्शन में मिलेगा। अगर ये हिस्से का फोर्स ज्यादा है, ठीक है, सुन रहे हो ना, ये वाले हिस्से का फोर्स अगर ज्यादा है और ये वाले हिस्से का अगर फोर्स कम है, तो ओवरऑल मूवमेंट इस तरफ होगा, यानी नेट फोर्स आपका इस तरफ होगा। क्लियर है इतना? पक्का? अभी देखो क्या है, कहां स्ट्रांग है, कहां वीक है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। यहां फोर्स ज्यादा है कि यहां फोर्स ज्यादा है, मैं अभी वो नहीं बोल रहा। अभी मैं सिर्फ एक सिंपल तौर पर समझा रहा हूं कि मान लो कि अगर इस वाले पर लगने वाला फोर्स यानी QE1 की वैल्यू ज्यादा है QE2 से, तो नेट फोर्स आपका QE1 इस तरफ ज्यादा है ना, और ये QE2 कम है, तो इसमें से कैंसल आउट करेगा तो थोड़ा बहुत कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बचेगा हमारा, है ना। तो यानी कि ओवरऑल फोर्स आपका इस तरफ होगा। और अगर कहीं ये वाला ज्यादा है इस वाले से, तो आपका नेट फोर्स इस तरफ बनेगा, और जिस तरफ आपका नेट फोर्स बनेगा आपका डायपोल उसी तरफ भागेगा, है ना। पक्का? नेट फोर्स होगा ना उस डायरेक्शन में, तो वो उस तरफ मूव कर जाएगा। तो यानी यहां पर हमको एक ट्रांसलेशनल मोशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिल सकता है। कभी मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा, सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो पहली चीज, सिंस द फोर्सेस एक्टिंग on both the charges are different, the net force on the dipole will not be 0, यानी कि F net आपका 0 नहीं है। क्लियर है? सो द डायपोल कैन हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन, डायपोल का ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स। इसका क्या मतलब हुआ डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स? मतलब जिस तरफ नेट फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ मोशन होगा, मतलब नेट फोर्स मतलब जिस तरफ नेट फोर्स बनेगा, ठीक है। बताया ना मैंने कि अगर ये ज्यादा ये कम है तो ओवरऑल नेट फोर्स आपका इस तरफ बनेगा, अगर ये ज्यादा है ना, और ये कम है तो नेट फोर्स आपका इस तरफ बनेगा, तो डायपोल इस तरफ मूव करेगा, है ना। तो वही लिखा है मैंने कि सो द डायपोल कैन हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन डिपेंडिंग ऑन द नेट फोर्स, जिस तरफ नेट फोर्स होगा उस तरफ आपका डायपोल मूव करेगा। क्लियर है? पक्का? ये चीज हो गई अपनी। अच्छा, अब बात करते हैं क्या ये रोटेशनल मोशन करेगा। क्या लगता है तुमको रोटेशनल मोशन करेगा? देखो एक फोर्स इसको इस तरफ धक्का मार रहा है, एक फोर्स इसको इस तरफ धक्का मार रहा है, तो यस चांसेस है ट्रांसलेशनल मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन के, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो हैव रोटेशनल मोशन। मैंने क्या लिखा है देखो, कैन, हो सकता है, विल नहीं लिखा है मैंने, होगा ही ऐसा नहीं लिखा है मैंने, हो सकता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज दोनों है। देखो क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे आ सकते हैं कि ऑप्शन में दिया होगा ए कि विल हैपन, बी होगा विल नॉट हैपन, ठीक है, फिर एक होगा मे और मे नॉट हैपन, ठीक है। दोनों की बात की जा सकती है आपसे। और एक ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, कांट से, या ना कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। तो अब भाई बताओ क्या आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ट्रांसलेशनल मोशन, सपोज पूछा है क्वेश्चन कि अगर एक डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो विल इट शो अ ट्रांसलेशनल मोशन,
तो तुमने तो देखा यस इट कैन हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन, तुमने पढ़ा था इट कैन हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन, तो तुम लिख दोगे यस इट विल हैव अ ट्रांसलेशनल मोशन। तो कैन और विल में फर्क होता है, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर को ना इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी कभी उस पर सीरियसनेस रखनी चाहिए। तो कैन और विल में फर्क होता है, विल मतलब डेफिनेटली होगा, कैन मतलब हो सकता है, और मे तो मतलब वही बात होगी, पॉसिबिलिटी है नहीं भी है, ठीक है। तो विल नहीं लिखोगे आप, ठीक है, क्या लिखोगे आप, मे और मे नॉट हैपन, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना फोर्स बन रहा है, राइट, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने तो यहां पर दिखा दिया कि इस रीजन में स्ट्रॉन्ग है, इस रीजन में वीक है, ठीक है, पर हर बार आपको ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना मिलेगा, तो कुछ भी बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी सेटअप होगा, तो किस जगह पर हो सकता है कि जिस पॉइंट पर डायपोल का आपका एक हिस्सा आ रहा है और दूसरा हिस्सा आ रहा है दूसरे पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पर अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी तो हो सकता है कि नेट फोर्स जीरो हो जाए, पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि जीरो ना भी हो। तो ट्रांसलेशनल मोशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मे और मे नॉट हैपन, और वैसे ही हमारा रोटेशनल के लिए भी आएगा मे और मे नॉट हैपन। क्लियर है, पक्का? तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब अगर मोशन हुआ, ठीक है, ये तो बात की अपन ने कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर मोशन हुआ तो किस तरफ होगा? तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, आपका डायपोल, ठीक है, ये आपका चार्ज, इस पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, ठीक है, और ये वाला फोर्स लग रहा है इस तरफ। आपको क्या लगा दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है? कौन सा फोर्स ज्यादा है? ये वाला फोर्स ज्यादा है कि ये वाला फोर्स ज्यादा है? हाँ, सिंपली दिख रहा है कि ये पास पास लाइन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, यानी E1 आपका E2 से बड़ा है ना, E1 आपका E2 से बड़ा है इस डायग्राम के हिसाब से, है ना। तो दोनों में Q मल्टीप्लाई कर दो, Q तो सेम ही है ना दोनों के लिए, Q थोड़ी ना अलग है, तो आपका Q1 QE2 से बड़ा हो गया, और QE1 अगर QE2 से बड़ा है यानी कि आपका F1 F2 से बड़ा है, यानी F1 ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला फोर्स जो है F1 F2 लिख दो भाई, ये तो लिखा ही नहीं था हमने। F1 जो है इस तरफ लग रहा है, नेट फोर्स आपका जो F1 है, सॉरी F1 फोर्स आपका इस तरफ है, वो ज़्यादा है F2 से, है ना, F1 ज़्यादा है F2 से, तो इस तरफ वाला फोर्स आपका ज़्यादा होगा, मतलब आपका डायपोल इस तरफ भागेगा, पक्का? अच्छा, यानी कि किस तरफ भागेगा? स्ट्रॉन्गर रीजन में भागेगा, ठीक है। इसको हम और एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊं, ठीक है, अब वही वापस डायपोल अपन ने ऐसा रख दिया, अलाइन करके रख दिया, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखते अपन, चलो अलाइन करके रख देते हैं सिंपल समझने के लिए। ये है हमारे चार्जेस, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ठीक है, डायपोल हमारा, ये डायपोल की एक्सिस, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ, यहाँ ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, बस हम दिखा रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब देखो, देखा जाए तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है ना, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना। अच्छा, अब यहाँ देखो, सपोज चलो इधर वाला फोर्स मैं ले लेता हूँ F1 और इधर वाला फोर्स मैं ले लेता हूँ F2, तो अब तुम देख रहे हो कि F2 जो है वो F1 से ज़्यादा है ना, F2 आपका F1 से ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपका डायपोल इस तरफ भागेगा, है ना। कहाँ भागेगा? क्या समझ में आ रहा है? स्ट्रॉन्गर रीजन में है, ठीक है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है आपका, क्लियर है। तो कहां भाग रहा है आपका डायपोल? किस तरफ भाग रहा है? इस तरफ भाग रहा है ना। क्यों? चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, आपको पता है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। यहाँ पर F2 लिख लेते हैं अपन, F2 इक्वल्स टू Q टाइम्स E2, और ये F1 इक्वल्स टू Q टाइम्स E1, है ना। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, दोनों में Q मल्टीप्लाई कर दिया, QE2 इज ग्रेटर देन QE1, सो F2 इज ग्रेटर देन F1, है ना। तो उस हिसाब से आपका नेट फोर्स जो है वो इस तरफ बनेगा, क्योंकि F2 ज्यादा है F1 से, तो ओवरऑल कैंसल आउट होके जो बनेगा वो फोर्स इस तरफ बनेगा, है ना, पक्का ना। F नेट F2 माइनस F1 होगा, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा हमको, है ना, तो वो वैल्यू इस तरफ मिलेगा, यानी आपका डायपोल जो है वो इस तरफ भागेगा। इस केस में क्या था आपका, F1 बड़ा था F2 से, है ना, तो F नेट आपको कैसे मिलेगा, F1 माइनस F2 से। अरे यार किसी को भी माइनस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो माइनस में आंसर आ जाता है, यही होता है ना। अच्छा,
तो F1 माइनस F2 करेंगे अपन, है ना, यानी नेट फोर्स इस तरफ मिलेगा क्योंकि F1 ज्यादा है F2 से, तो ज्यादा इस तरफ है तो ओवरऑल मोशन इस तरफ होगा, नेट फोर्स इस तरफ लगेगा। क्लियर है, पक्का? तो एक चीज नोटिस की तुमने, एक खास चीज नोटिस करो, ठीक है, यहां जो दोनों केसेस हमने कंसिडर किए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमारा वो इस तरफ है, देख रहे हो ना, इस तरफ जा रहा है ना हमारा, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये एरो के हिसाब से दिखा रहे हैं हम, है ना। ये वाला देखो, जैसे मैंने वहां प्लस माइनस बनाया था उस हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा प्लस वाला रीजन है, ये हिस्सा, और ये हिस्सा हमारा माइनस वाला रीजन है, ठीक है। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगी हुई है, इस केस में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ जा रही थी। अच्छा, अब मुझे बताओ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता है, यानी आपका पी वेक्टर जो है वो इस तरफ होगा, है ना, पी वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, सेम है ना। अच्छा, अब इसको देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका पी वेक्टर तो नॉर्मली आपको देखो ऐसा बनेगा, बराबर है ना, ऐसा बनेगा ना अपना पी वेक्टर, है ना। लेकिन अभी हम इसके लिए बात नहीं कर रहे, इसके अंदर टॉर्क आता है, राइट, ये जब टेढ़ा होगा तो इस पे नेट फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा, है ना। अच्छा, पर हम इसका ना अभी सिर्फ पैरेलल केस का स्टडी कर रहे हैं, किसका स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ पैरेलल केस का, ठीक है। अगर पैरेलल हुआ तब माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर टेढ़ा भी हुआ तो डायपोल का एक कंपोनेंट आपका इस तरफ तो बनेगा ही ना, एक परपेंडिकुलर बनेगा और एक इस तरफ बनेगा, तो परपेंडिकुलर आपको काउंट ही नहीं करना है, ठीक है, कौन सा काउंट करना है, जो इस तरफ है। क्लियर है, वैसे छोड़ दो सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, हम अभी इसको टेढ़े वाले केस के लिए हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, जब वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, कौन, डायपोल। तो भैया इस केस में आपका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिर से बताओ कैसा होगा, माइनस से प्लस, यानी इस तरफ। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। दोनों में फर्क क्या है, इस वाले में डायग्राम में हमने इस तरफ लेफ्ट साइड में वीकर रीजन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट साइड में हमने स्ट्रॉन्गर रीजन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमने क्या बनाया है, लेफ्ट में वीक रीजन बनाया है और राइट में, सॉरी, लेफ्ट में स्ट्रॉन्ग रीजन बनाया है और राइट साइड में हमने वीकर रीजन बनाया है। इसमें यही फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का वही है, इस केस में भी इस केस में भी। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसमें भी इधर है, इसमें भी इधर है, यानी दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट पैरेलल है, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, बस दोनों में फर्क क्या है, इसमें लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग है, राइट साइड वीक है, इसमें लेफ्ट साइड वीक है, राइट साइड स्ट्रॉन्ग है। पर डायपोल देख रहे हो कौन सी तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसमें आपका जो डायपोल था, ठीक है, आपका जो डायपोल है इसमें भी राइट की तरफ भाग रहा था, यानी कि राइट की तरफ मतलब कहां भाग रहा था, स्ट्रॉन्गर रीजन में। कहां भाग रहा था, स्ट्रॉन्गर रीजन में। यहां देखो, यहां आपका डायपोल कहां भाग रहा है, नेट फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है, यानी डायपोल इस तरफ भाग रहा है आपका, है ना, यानी लेफ्ट भाग रहा है। और आपका इस बार लेफ्ट में क्या है, स्ट्रॉन्गर रीजन है, यानी फिर से स्ट्रॉन्गर रीजन में ही भाग रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो नोटिस की एक चीज कि जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो डायपोल जो है वो स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ भागता है, यानी जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उस रीजन में आपका डायपोल भागेगा, बराबर है। तो वो पॉइंट अपन लिख देते हैं। व्हेन डायपोल, सब डायग्राम बना के नोटबुक में नोट्स बनाने आपको, ठीक है, ये सारी चीजें ही आपको रिवाइज करनी है, धड़ाधड़ सब कुछ याद होता जाएगा। व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड it experiences net force towards the
स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट खास याद रखना। इस चीज़ को बुक में डायरेक्टली डायग्राम बनाकर लिख दिया हुआ है, बहुत बच्चे समझ जाएंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए ये एक्सप्लेन किया है मैंने डिटेल में, ठीक है। सो व्हेन डायपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रॉन्गर रीजन में भागेगा। क्लियर है? अच्छा, ये तो कोई जब पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब डायपोल मूवमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, उसको कहेंगे हम डायपोल पैरेलल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। लेकिन अगर एंटी पैरेलल हुआ, एंटी पैरेलल समझे, कल भी डिस्कस किया था हमने। एंटी पैरेलल मतलब उसके उल्टा, ठीक है। ये पॉइंट अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे एक डायग्राम और बनाना है। एंटी पैरेलल, चलो वही वाला सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अपन वैसे ही रखते हैं, ठीक है। आपका डायपोल उल्टा रखा हुआ है, मतलब इसमें माइनस इधर प्लस इधर था, है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था। इस बार आप उल्टा लगा रहे हो, यहां प्लस क्यू चार्ज है आपका और यहां माइनस क्यू चार्ज है। तब बताओ पी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? इस तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपका इस तरफ है ना, और पी वेक्टर आपका इस तरफ है। ये बता देते हैं अपन अंदर पॉजिटिव चार्ज से, और इस साइड वाला नेगेटिव चार्ज, है ना। ओके, तो देखो ये एंटी पैरेलल है। अब मुझे बताओ ये किस तरफ जाएगा। अब तुम अगर देखोगे तो बोलोगे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है ना, तो ये इधर भागेगा क्योंकि इस चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना। तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन यहां खड़ी होती है, ठीक है, कि बच्चे ना याद करेंगे तो भूल जाएंगे कि भाई दिख रहा था पीछे एक लाइन लिख दी हमने कि स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ भागता है जब पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल होगा तो कहां भागेगा, कैसे समझ में आएगा हमको। तो ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू, ये चार्ज इधर है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर रीजन में है ना, इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ, इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ। यहाँ जो लगेगा फोर्स वो कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से तुमको दिखेगा कि स्ट्रॉन्गर रीजन की तरफ भाग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कैसे समझना है पता है? अब मैं आपको एग्जैक्ट चीज बताता हूं कि आपको ये चीज समझनी कैसे है। इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम मिटाया नहीं है और ये नया डायग्राम बनाया, तो दोनों कंपेयर करेंगे। देखो ये प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये किस तरफ है, यहाँ पर माइनस चार्ज है ना, है ना, ये माइनस चार्ज है, ये आपका माइनस चार्ज है, माइनस माइनस। अब बताओ दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा? ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, इधर भगाएगा, भगाएगा ना। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये भी इसको भगाएगा, है ना। ये चाहता है इसको इधर भगाना, ये चाहता है इसको इधर भगाना। मानते हो मेरी बात? देख रहे हो? देखो इस नेगेटिव वाले की वजह से जो चार्ज बन रहा है एफ नेगेटिव, नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले पे जो फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव रीजन है हमारा, इस तरफ नेगेटिव रीजन है, नेगेटिव रीजन इसको क्या करेगा, ये नेगेटिव के पास पड़ रहा है, ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव को क्या करेगा, भगाएगा। यानी आपका एफ नेगेटिव का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, पक्का है। अब प्लस क्यू चार्ज वाला प्लस वाले के पास आ रहा है ना, इस रीजन के पास है, ये वाला इसको इधर भगाएगा। सिंपल तौर पर अभी इतना ही समझो, ठीक है। एफ पॉजिटिव आपका जो है, पॉजिटिव चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है वो आपका इस तरफ है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो फोर्स है वो इस तरफ है और पॉजिटिव वाला जो फोर्स है उस तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि ये किस तरफ जाएगा? डिसाइड इस बेस पर होगा कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग है ना। अगर पॉजिटिव वाला फोर्स स्ट्रांग है तो वो उस तरफ भागेगा और नेगेटिव वाला फोर्स स्ट्रांग है तो वो इस तरफ भागेगा। अब मुझे बताओ किस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है? यहां स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये नेगेटिव वाले रीजन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांगर है, इस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है ना। तो अब मुझे बताओ कि एफ नेगेटिव स्ट्रांग है आपका कि एफ पॉजिटिव स्ट्रांग है? नेगेटिव वाला फोर्स स्ट्रांग है ना। एफ नेगेटिव जो है वो आपका ग्रेटर है एफ पॉजिटिव से, यानी नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रांग है पॉजिटिव वाले से, है ना। तो आपका चार्ज का सॉरी एफ नेगेटिव इस तरफ है ना, नेगेटिव स्ट्रांगर है और नेगेटिव किस तरफ है, इस तरफ है। यानी ये डायपोल कहां भागेगा? डायपोल विल मूव टुवर्ड्स
कहाँ भागेगा, लेफ्ट की तरफ भागेगा हमारा, और लेफ्ट हमारा कैसा रीजन है, वीकर रीजन है ना, यानी कि वीकर रीजन में भागेगा। समझ में आ रहा है? अब उसको भी देख लेते हैं अपन पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से, ठीक है। ये रीजन आपका पॉजिटिव वाला है, ये आपका नेगेटिव चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव, आजा आजा मेरे पास आजा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, आजा मेरी तरफ आजा, है ना। अच्छा, अब कहां पर लाइंस पास पास में, इस तरफ लाइंस पास पास में है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है, यानी यहाँ स्ट्रॉन्गर है, यानी प्लस चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है ना, प्लस चार्ज पर इस रीजन में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस वाला फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपका कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, F1 स्ट्रॉन्ग है ना। और वो किधर ले जा रहा था, ये इसको कहाँ अपनी तरफ बुला रहा था ना, ये माइनस है ना इस तरफ, ये प्लस वाले को अपनी तरफ बुला रहा था, यानी F1 आपका इस तरफ था, आपने पहले भी देखा था, है ना। और देखो ये F2 वाला वो किस तरफ था आपका, इस तरफ था, क्योंकि ये वाला अपनी तरफ बुला रहा था, यानी नेगेटिव, यहाँ पर ये F नेगेटिव होगा, यानी जो आपने F2 लिखा था इस हिसाब से मैं समझूँ तो वो F नेगेटिव हुआ, है ना। वो भी लिख दूँ मैं इसको, F नेगेटिव भी लिख देता हूँ मैं इसको, और F पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं इसको। पॉजिटिव मतलब इसके हिसाब से मत समझना नेगेटिव पॉजिटिव, इनके हिसाब से नेगेटिव पे लगने वाला फोर्स, और यहाँ पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स। तो पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स आपका F1 था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने पहले ही बताया था, और वो इस तरफ था, तो ये डाइपोल आपका स्ट्रॉन्गर रीजन में भागा, है ना। और यहाँ देखो आपका क्या हो रहा है, आपका डाइपोल, ये जो नेगेटिव वाले पे लगने वाला फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नेगेटिव पे जो लगने वाला फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है आपका, इस तरफ लग रहा है ना। तो ये आपका डाइपोल इस तरफ भाग रहा है, क्लियर है। अब इसी डायग्राम को, ये जो ऐसा अपने ने क्या किया, इस तरफ स्ट्रॉन्ग वीक बनाया था, इस तरफ स्ट्रॉन्ग बनाया था, अपन इधर वीक और इधर स्ट्रॉन्ग बना, सॉरी इधर स्ट्रॉन्ग और इधर वीक बना के देख लेते हैं, क्लियर है। ये जो है हमने इधर वीक और इधर स्ट्रॉन्ग बनाकर देखा, अब हम देखेंगे यहां स्ट्रॉन्ग और यहां वीक बनाकर, तो क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं मिटा देता हूं, देखो इस तरफ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट की तरफ है और राइट की तरफ हमने वीक बनाया है, स्ट्रॉन्गर रीजन वीकर रीजन। अच्छा, प्लस माइनस के हिसाब से समझा जाए तो अभी वही डायरेक्शन लिया हमने, तो ये वाला हमारा प्लस और ये वाला हमारा माइनस, इतना क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। अब हम अपने डाइपोल की बात कर लेते हैं, तो ये रहा हमारा डाइपोल, सेम ऐसे ही अलाइन कर लेते हैं अपन, इधर प्लस चार्ज और इधर माइनस चार्ज, क्यों, एंटी पैरेलल ले रहे हैं ना अपन, एंटी पैरेलल लेना है अपन को, तो एंटी पैरेलल लेना है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट होने चाहिए। तो ये आपका पी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है ना, दोनों एंटी पैरेलल हुए फिर से। अच्छा, अब देखते हैं फिर से अपन स्टडी करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। देखो माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, अपन उसको हम F माइनस नाम दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये माइनस है, ये माइनस वाला है ना, और ये भी माइनस चार्ज है, तो ये इसको कहाँ भगाएगा, इस तरफ भगाएगा, है ना, यानी आपका F नेगेटिव जो है वो इस तरफ है, मानते हो मेरी बात। अच्छा, पॉजिटिव वाले को देखते हैं भाई, देखो इस तरफ पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, उधर भगाएगा, है ना। चल भाग 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 यहाँ से भाग, तो ये आपका F पॉजिटिव वाला जो फोर्स है वो इस तरफ है, क्लियर है। F नेगेटिव फोर्स इस तरफ है, F पॉजिटिव फोर्स इस तरफ है। अच्छा, तो एक फोर्स नेगेटिव वाला फोर्स इस तरफ ले जा रहा है, पॉजिटिव वाला फोर्स डाइपोल को उस तरफ ले जाना चाहता है ना। अब जाएगा किस तरफ डाइपोल, डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा फोर्स स्ट्रांग है, जिस तरफ स्ट्रांग होगा उस तरफ भाग जाएगा। अच्छा, तो कौन सा स्ट्रांग है वो देखते हैं अपन। तो देखो आपका F पॉजिटिव का वैल्यू फिर से वही मिलेगा आपको, Q इंटू ई इस रीजन का, राइट, है ना। इसको अपन चलो नाम दे देते हैं E1। अच्छा, सब जगह अपन ने इस तरफ E2 नाम दिया है, तो इस तरफ भी इस बार भी E2 ही नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये F नेगेटिव अपना वो क्या है, अपना QE1, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म मत लिखो, खाली मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अपन, ठीक है। F1 और ये हमारा F2, F2 ही हमारा F पॉजिटिव है, F2 बोलूँ चाहे पॉजिटिव बोलूँ, और F1 बोलूँ चाहे F नेगेटिव बोलूँ, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो हमारा F नेगेटिव यानी कि F1, ठीक है, जो इस तरफ लग रहा है,
वो QE1 से मिलने वाला है, यानी इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग है। क्लियर पता चल रहा है? पास पास लाइन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ठीक है, तो हम ये लिखते हैं, बताओ कौन सा स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड? E2 जो है आपका ग्रेटर देन E1 है, दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दो Q। सेम चीज यहां पर भी आप कर सकते थे, तो QE2 इज ग्रेटर देन QE1, यानी कि आपका F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 आपका क्या है? पॉजिटिव वाला फोर्स है, F पॉजिटिव है, और F1 आपका क्या है? नेगेटिव वाला फोर्स है, F नेगेटिव है। बताओ पॉजिटिव वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर है कि नेगेटिव वाला फोर्स स्ट्रॉन्गर है? F पॉजिटिव आपका स्ट्रॉन्गर आ रहा है और F पॉजिटिव इसको कहाँ ले जा रहा था? इस तरफ ले जा रहा था, यानी आपका ओवरऑल डायपोल कहाँ भागेगा? इस तरफ भागेगा, है ना? तो डायपोल मूव्स टुवर्ड्स, कहाँ मूव करेगा? राइट की तरफ हमारे केस में, यानी कि फिर से वीकर रीजन में, राइट में वीकर रीजन है ना? अच्छा, अब यहाँ देखो, इस वाले में ओवरऑल क्या आया था? डायपोल विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट आया था, वीकर रीजन में, है ना? लेफ्ट में वीकर रीजन था तो लेफ्ट में भागा था ये वीकर रीजन की तरफ। यहाँ राइट में वीकर है तो राइट की तरफ भाग रहा है। समझ में आ गया? पूरा डिटेल एनालिसिस कर लिया अपन ने, है ना? यानी कि जब डायपोल एंटी पैरेलल अलाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो वो हमेशा वीकर रीजन में भागता है, स्ट्रॉन्गर रीजन में नहीं भागता। क्लियर है? तो अब एक और लाइन लिखेंगे अपन कि अगर 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 इफ डायपोल इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, it will move towards the weaker region। तो समझ में आ गया? जब हमने उसको पैरेलल अलाइन किया था तो वो स्ट्रॉन्गर रीजन में भागता था, और एंटी पैरेलल अलाइन किया तो वीकर रीजन में भाग रहा है। तो वो चीज हमने यहां पर पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सब बनाकर समझ लिया। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम दिमाग में अब बैठ जाना चाहिए। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी भी कंफ्यूजन हो ये डायग्राम रेफर कर लेना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एंटी पैरेलल मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मतलब P वेक्टर आपका इस तरफ, इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका इस तरफ, कोई भी, चाहे P वेक्टर इस तरफ बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ बनाओ, कोई भी कैसा ही बना दो चलता है, लेकिन दोनों अपोजिट होने चाहिए। क्लियर है? तो ये बिहेवियर ऑफ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कब किस तरफ आ गया, और ये कब? जब पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, ऐसा टेढ़ा होगा तब नहीं। ठीक है, सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल, मतलब डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, अगर कोई एंगल बना रहे हो तो रोटेशनल भी होगा। ठीक है, तो वहां पर ये बताना मुश्किल होगा। क्लियर है? तो हम खाली पैरेलल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? रोटेशनल की बात नहीं कर रहे हैं। जो केसेस हमने डिस्कस किए फिलहाल ये दिस इज ओनली फॉर पैरेलल केस, राइट? तो इतना होने के बाद बच्चों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। जैसे तुम क्लासेस में होके देख चुके होगे, ठीक है, लेकिन आज मैं उसे करके फिर भी बताऊंगा और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा, जो कि हमारे इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो ये रही मेरे पास एक छोटी सी रूलर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाली, और ये मैंने नोटबुक के ऊपर कुछ पेपर के टुकड़े ले लिए हैं। क्लियर है? समझ तो गए होगे क्या करने वाला हूँ मैं? यस, मैं थोड़ा बाल बनाऊंगा। ठीक है, इसे अपने बालों पर थोड़ा सा घिसेंगे, देख रहे हो, है ना? समझ में आया? फिर से करेंगे। राइट? ये पेपर के टुकड़ों को कैसे अट्रैक्ट कर रहा है ये स्केल, है ना? अच्छा, कुछ कुछ भारी हैं, वो ज्यादा नहीं उठ पा रहे, लेकिन हल्के हल्के वाले सारे उड़ जाएंगे, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये हो क्या रहा है? तो ये सारी चीजें की तो हैं हमने, ठीक है, बचपन से करते आ रहे हैं, पर इसके पीछे का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो आज समझते हैं, उसका कुछ इसी से लेना देना है। ठीक है, क्या होता है देखो, जैसे कंघी वगैरह भी, यानी प्लास्टिक की चीजें, समझो ना, प्लास्टिक का रॉड भी हो गया, कोई भी प्लास्टिक की चीज अगर आप लोगे, अगर आप उसको अपने बाल से या कहीं चीज से घिसते हो, तो
फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक छोटा सा जो स्केल लिया था मैंने, उसकी बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये प्लास्टिक का है, ठीक है, प्लास्टिक रूलर है हमारा। जब आप इसको घिसोगे हेयर पर तो इस पर ना नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज बिल्टअप हो जाएगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम चार्ज करते हैं ऐसे बॉडीज को। तो ये प्लास्टिक रूलर हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब जो आपके पेपर के पीसेस हैं, जो छोटे छोटे आपके पेपर के पीसेस हैं, थोड़ा बड़ा दिखाता हूं मैं क्योंकि मेरे को उसमें कुछ अंदर भी डायग्राम बनाना है, इसलिए इतने बड़े नहीं, लेकिन छोटे छोटे पीसेस ही लेना है। पर कैसा होता है उसके अंदर वो बताने के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया पेपर, ठीक है। तो इस पेपर पीसेस में ये होगा, ठीक है, कि जब आप, ये पीसेस तो न्यूट्रल होंगे, इनको तो आपने चार्ज किया नहीं था, ठीक है। जब आपने इसको चार्ज नहीं किया मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस का मतलब यही हुआ कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में है। तो ये मेरा पेपर न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पेपर था इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों प्रेजेंट थे। अब जब आप ये रूलर इसके पास ले आए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो जो भी ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, है ना, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज दूर रह जाएगा, है ना। इसके अंदर, पेपर के अंदर जो न्यूट्रल था, पेपर के अंदर पॉजिटिव चार्जेस को ये नेगेटिवली चार्ज रूलर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को दूर भगा देगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाएगा पेपर के अंदर, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब सेपरेट हो गए तो यहां एक डाइपोल बन गया, बना कि नहीं बना, है ना। तो थोड़ा बड़ा बना दूं इसको मैं, और बड़ा बना के दिखा देता हूं। तो इस पेपर पीस में एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये डाइपोल बन गया। अच्छा, अब मुझे बताओ डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो आपका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हो गया, स्केल की तरफ हो गया। क्लियर है इतना? अच्छा, अब ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक रूलर, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है, यानी ये स्केल ने अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया था कि नहीं किया था। चार्ज है इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर, है ना, पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये स्केल कैसा, नेगेटिवली चार्ज है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ठीक है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर लगने वाला नहीं, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा क्या, इसकी तरफ ही होगा क्या, है ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया स्केल ने, वो अपनी तरफ आ रहा है डायरेक्शन सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और आपका डाइपोल किस तरफ है, डाइपोल मोमेंट आपका किस तरफ है, वो भी इसी तरफ है ना, यानी दोनों का डायरेक्शन आपका सेम हो गया। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अच्छा, अब मुझे बताओ ये स्केल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसके पास ज्यादा होगा या उससे दूर ज्यादा होगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा ना, ये भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने स्केल इक्वली स्पेस्ड लाइंस दिखा दी हैं जो उसमें आके, जज्बात में आके, पर ऐसा होगा नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं आएंगी, कैसी लाइन आएंगी, ऐसी कुछ लाइन आएंगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा ये कोम्ब यहां पर, ठीक है, डायरेक्शन ऐसा होगा। और ये बनाने का रीजन क्या है, देखो भाई, चार्ज जो है, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है कि चार्ज से दूर ज्यादा स्ट्रांग होती है, ऑफ कोर्स चार्ज के पास ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग है ना, कोम्ब के पास वाले इलाके में, और कोम्ब के दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल नहीं, पैरेलल है, यानी सेम डायरेक्शन, जैसा यहां पर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, ठीक है। तो उस केस में जो डायपोल होता है वो कहां भागता है, स्ट्रॉन्गर रीजन में भागता है। कहां भागता है, स्ट्रॉन्गर रीजन में, देखा ना हमने। अच्छा, तो हमको पता है प्लास्टिक रूलर के पास का इलाका जो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। आपका डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी पैरेलल है। तो भाई जाहिर सी बात है डायपोल कहां भागेगा, पेपर की तरफ, सॉरी स्केल की तरफ भागेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। तो ये डायपोल है कहां, पेपर में है आपके, है ना, पेपर के जो टुकड़े थे उसमें है ये, है ना। तो ये सारे डायपोल कहां फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, स्केल की तरफ, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स इसलिए भागकर स्केल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए उस तरफ खिंच जाते हैं। क्लियर है इतना, पक्का। इसके पीछे भी ऐसे ही अलाइन हो जाएंगे पेपर्स। अगर जैसे अब तुमने देखा था, मैंने खींचा था एक पेपर तो उसके नीचे दूसरा पेपर भी उसी के साथ अलाइन हो गया था, भले उसके चिपका नहीं था, थोड़े दूर ही था, लेकिन ऐसे अलाइन हो गया था, है ना। तो वैसे आगे भी अलाइन हो जाएंगे।
तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है। बुक में कोम्ब का समझाया है, मैंने स्केल के साथ समझा दिया, ठीक है। प्लास्टिक की कोई भी चीज़ लेके आप कर सकते हो इस तरह का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आज यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। बार बार क्या बताऊँ यार, इतना तो थोड़ा जिम्मेदारी समझनी चाहिए तुमको भी। तो आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द मिलेंगे और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। टिल देन प्लीज़ वेट, कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओ। वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, देश में खतरे बढ़ते जा रहे हैं। सो बी रिस्पॉन्सिबल, अननेसेसरीली घर से बाहर मत निकलो और साथ ही साथ अपने घर के लोगों को भी, ठीक है। अगर कोई भूल से भी मास्क के बिना बाहर निकलता है उसे टोको, उसे ज़रूर मास्क पहनाओ। और बाकी समझदार हो ही, 12th में आ गए हो यार, इतना तो समझदार होना चाहिए आपको। आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और तुम हो भी तो देश का भविष्य, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।